सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने पोस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम अपने पोस्ट अकाउंटिंग बुक का सेकंड चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट। हिंदी में कहते हैं लागत के तत्व। लागत के पोस्ट का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि पोस्ट होती है, पोस्ट को हम सिंगल यूज नहीं करते। ठीक है, पोस्ट को किसी के साथ यूज करते हैं, जैसे मटेरियल पोस्ट, लेबर पोस्ट, ओवरहेड पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट देखते हैं। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर के बेसिस पर, नेचर के आधार पर पोस्ट को उसके एलिमेंट्स है या तत्व। हाँ जी, अगर पोस्ट के एलिमेंट्स की बात करें, पोस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से पोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 मटेरियल पोस्ट, मटेरियल। नंबर 2 लेबर पोस्ट, नंबर 2 लेबर। और नंबर 3 एक्सपेंसेस, नंबर 3 एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम पोस्ट के एलिमेंट्स की बात करें तो पोस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक मटेरियल, दूसरा लेबर और दूसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन कौन से हो गए? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? पोस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। क्लियर हो? अब बात करते हैं भाई मटेरियल क्या होता है। मटेरियल, ठीक है, मटेरियल क्या होता है? हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट, अब जैसे हम ये मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर किससे बना होगा? प्लास्टिक से। प्लास्टिक है ना, तो इसका मेनली मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। हम फैन बना रहे हैं, ठीक है, पंखा बना रहे हैं, तो जो मेन मटेरियल क्या है? लोहा। लोहा है ना मटेरियल। हम बुक बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं तो बुक में मेन मटेरियल क्या है? कागज। और बहुत सारी चीजें लगती है मटेरियल में। अब जैसे इसमें स्याही भी लगती है, ठीक है, कागज में स्याही लगती है, ठीक है, जिल्द वगैरह भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती है मटेरियल में। ठीक है, हाँ। दूसरा नंबर पर आता है लेबर। लेबर क्या होती है भाई? अगर हम मटेरियल से जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बनाने वाले वर्कर को जो भी रेम्युनरेशन देते हैं ना, जो भी पारिश्रमिक देते हैं, वो क्या होती है? हमारी लेबर होती है। ठीक है, हम एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, टेबल में लकड़ी क्या होगी? मटेरियल होगी, लकड़ी होगी, पेंट हो गया, प्लाई होगी, ठीक है, ये सब क्या होगा? टेबल में मटेरियल लगती है। अब टेबल बनाने के लिए जो कारीगर होता है उसको जो भी रेम्युनरेशन देंगे वो क्या हो जाएगा? हमारी लेबर। ठीक है, टेबल बनाने के लिए जो भी वर्कर है, वर्कर को जो भी रेम्युनरेशन देंगे वो क्या हो जाएगा? लेबर पोस्ट। अब बात आती है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सपोज करो हम एक फैक्ट्री, हमारी बिल्डिंग है, वहां पर बैठकर टेबल बना रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का किराया होगा कोई मशीन से बना रहे हैं, उस मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। तीनों चीज बात समझ में आई? भाई मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं।
अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं और थोड़े विस्तार से, ठीक है, विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सा? पहला हो गया एक तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा हो गया? जो मटेरियल, ठीक है, जो सामग्री किसी प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जो मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। अब जैसे ये मार्कर है, मार्कर में आपको दिखाई क्या दे रहा है? प्लास्टिक, प्लास्टिक दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो स्याही है वो दिखाई नहीं देती और उसकी कीमत भी कम है, तो वो क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल। डिफरेंस समझ में आया? जो मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्ट रूप से शामिल होता है, ठीक है, अब जैसे बुक का एग्जांपल ले, तो बुक में डायरेक्ट रूप से क्या शामिल किया जाता है? एक बुक बनाने के लिए सबसे पहले देखो क्या क्या मटेरियल लगा होगा। बुक में कागज भी लगा होगा, ठीक है, स्याही लगी है, बुक के पेज को चिपकाने के लिए ग्लू भी लगा होगा, ठीक है, और पिन वगैरह भी लगी है। तो अब देखो सबसे मेन, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है बुक बनाने में? तो बुक बनाने में सबसे ज्यादा कॉस्ट कागज की, कागज की है ना, पेपर की सबसे ज्यादा कॉस्ट। तो जो चीज सबसे ज्यादा जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट क्या होगी? भाई कोई ग्लू भी लगा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, स्याही लगी है, ये क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहां लिख लेते हैं जो मटेरियल डायरेक्ट रूप से जुड़ा हो, डायरेक्ट रूप से प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हो। किसके साथ? प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट के साथ जुड़ा, क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, ठीक है। एक बात देख लेना, प्रोडक्शन बढ़ाने पर, प्रोडक्शन बढ़ाने पर डायरेक्ट मटेरियल उसी रेशो में, उसी रेशो में, उसी रेशो में बढ़ता है, उसी रेशो में बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ाने पर डायरेक्ट मटेरियल उसी रेशो में इंक्रीज होता है। जैसे भाई हम 10 पेन बना रहे हैं, 10 पेन बनाने के लिए हमारे पास 100 रुपए के प्लास्टिक लगा, तो 11 पेन बनाने पर 110 का ही लगेगा। यानी एक पेन बनाने पर कितने का लगता है? 10 का, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी अनुपात में, उसी रेशो में क्या बढ़ेगी? हमारा उसी डायरेक्ट मटेरियल बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल उसी रेशो में लगेगा जिस रेशो में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो मटेरियल को तो कहते हैं सामग्री, मटेरियल क्या कहते हैं? सामग्री। डायरेक्ट मटेरियल हो गया प्रत्यक्ष सामग्री। क्या हो गया? प्रत्यक्ष सामग्री। हिंदी और वैसे तो मैं ज्यादा हिंदी में ही कर रहा हूँ, ठीक, बट अपने को ये मीनिंग है ना, ये मैं मटेरियल को सामग्री ना बोल के मटेरियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और भी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो
तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, हम वहां थोड़ी लिखेंगे सामग्री श्रम, नहीं लिखते ना, तो वहां पर डायरेक्ट मटेरियल यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि अपने अकाउंटिंग तो इंग्लिश में होती है, हिंदी में थोड़ी होती है, पुराने टाइम होते थे हिंदी में। तो जो मटेरियल डायरेक्ट रूप से प्रोडक्ट के साथ जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल दिया बुक का, तो बुक का एग्जांपल दिया। अब टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। टेबल में डायरेक्ट रूप से क्या लगी होती है, लकड़ी। ठीक है, और भी बहुत चीजें लगी होती है, जैसे टेबल पे जो पेंट होता है, पॉलिश होती है, पॉलिश उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो वो इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, चिपकाने के लिए टेबल ग्लू भी होते हैं, किले भी होती हैं। ठीक है, वो दिखाई भी नहीं देते, और दिखाई भी देते तो उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो वो क्या होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो जो मटेरियल प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है, इसका कुछ एग्जांपल दूं क्या मैं, लिख लेना है। अगर इसका डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल लिखो तो लिख लेना, जैसे बुक बनाने में कागज, बुक में पेपर क्या है, डायरेक्ट है। टेबल में वुड, टेबल बना रहे हैं, टेबल में वुड क्या है, लकड़ी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है, इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है, या जिसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। भाई जिस टेबल बना रहे हैं, टेबल में कुछ ग्लू लगा होगा। ठीक है, 1000 रुपए की टेबल लगा रहे हैं, उसमें 10-15 रुपए ग्लू लगा दिया तो बहुत कम कॉस्ट होगी ना उसकी, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। वो क्या कहलाती है, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये प्रोडक्शन बढ़ाने पर उसी रेशो में नहीं बढ़ता, उसी रेशो में नहीं बढ़ता। ठीक है, सपोज लोग बुक बना रहे हैं, तो भाई एक बुक में हमारे पास 10 रुपए का ग्लू लगा है, और उसमें से आपका ग्लू बच भी गया, तो दो बुक बनाने में भी दूसरी बुक में भी काम आ जाएगा, यानी उसी रेशो में नहीं बढ़ता ना, और थोड़ा बहुत बच जाएगा तो हम तीसरी बुक बनाने में यूज में ले लेंगे उसको। जबकि कागज तो भाई 500 पन्ने पेज लग रहे हैं एक बुक में, तो दूसरी में 500 लगेंगे, तीसरी में भी। आगे ना बात समझ में? हाँ, ये उसी रेशो में नहीं बढ़ती, बढ़ती तो है बट उसी रेशो में नहीं बढ़ती। एग्जांपल जैसे वो टेबल में क्या, पॉलिश हो गई। टेबल में क्या होगी, पॉलिश होगी। बुक में ग्लू, टेबल में भी लगता है ग्लू, गम। ठीक है, गम, और भी बहुत सारे ऑयल वगैरह लगते हैं, मशीनों के ऑयल वगैरह लगते हैं, ये सब क्या हो गई, इनडायरेक्ट मैटर हो गया। अभी इनको और डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा ही पढ़ लेते हैं, एक बार फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। भाई फैक्ट्री में कौन सी इनडायरेक्ट मैटर लगती है, ऑफिस में कौन से लगता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी डिटेल से। तो यहाँ तक एक बार नोट करो, यहाँ तक एक बार नोट करो। डायरेक्ट मटेरियल समझ में आया और इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आया। ठीक है, मटेरियल को दो टाइप में डिफाइन करते हैं, एक तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई? गिराते आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना।
दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा भाई, कोष्ट का दूसरा एलिमेंट क्या है? अभी तो बताया है, भूल गए? दूसरा एलिमेंट हमारा लेबर क्या है? लेबर। ठीक है, अब देखो लेबर में भी हम दो टाइप में बांट देंगे। ठीक है, लेबर को भी हम दो टाइप में बांट देंगे। पहली टाइप है डायरेक्ट लेबर, हिंदी में कहते हैं श्रम। ये कौन सा हमें हिंदी नहीं होता है, लेबर का हिंदी क्या होता है? श्रम होता है। क्या होता है श्रम? भाई हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर काम कर रहे हैं, कर्मचारी या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनको जो भी हम सैलरी या वेजेस देते हैं, जो भी हम रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, बोनस वगैरह जो सब कुछ देते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? हमारी लेबर कॉस्ट कहलाती है। आई बात समझ में? लेबर कॉस्ट क्या होती है हमारी? लेबर कॉस्ट हमारे एम्प्लॉइज या वर्कर को जो कुछ भी रेम्यूनरेशन के रूप में दें, चाहे सैलरी दें, चाहे वेजेस दें, ठीक है, और कुछ भी इंसेंटिव, बोनस, कमीशन जो कुछ भी दे, वो हमारे क्या होती है? लेबर कॉस्ट होती है। आई बात समझ में? ठीक है, दो तरह की लेबर कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं भाई? जो वर्कर प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, उनको दिया गया रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, उनको दिया गया रेम्यूनरेशन या वेजेज, और कुछ भी नाम से हम कह सकते हैं, सैलरी वगैरह जो भी, रेम्यूनरेशन, उनको दिया गया रेम्यूनरेशन हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आई बात समझ में? उसी रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने पर उसी रेशियो में इसके मैंने एग्जाम्पल ही बताया है। जो वर्कर प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट रूप से लगे हैं, उनको दिया गया रेम्यूनरेशन क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट लेबर कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन ये है कि भाई ऐसी लेबर कोस्ट जिसको कोस्ट यूनिट या कोस्ट यूनिट पर बांटा जा सके, वो होती है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, हाँ, तो अपने को मेन एक ही बात समझनी है। क्या समझना है कि जो वर्कर प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं ना, जैसे एक टेबल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ये टेबल बना रहे हैं। टेबल बनाने में दो वर्कर लगे हुए हैं, दो से ज्यादा कर लेते हैं। एक टेबल बनाने में सपोज करो बहुत सारे टेबल बना रहे हैं, 5-7 टेबल बना रहे हैं। ठीक है, कितने टेबल बना रहे हैं? 5-7 टेबल बना रहे हैं, बहुत सारे टेबल बना रहे हैं। अब इन टेबलों को बनाने में, ठीक है, इन मेजों को बनाने में हमारे पास 10 वर्कर लगे हुए हैं। हमारे पास कितने वर्कर लगे हुए हैं? 10 वर्कर लगे हुए हैं। ये वर्कर लगे हुए हैं हमारे पास, ये वर्कर लगे हुए हैं। ठीक है, ये वर्कर हमारे पास क्या कर रहे हैं? ये टेबल बना रहे हैं। ठीक है, हंसना मत, ये ऐसे ही वर्कर है। ठीक है, ये उनकी फोटो जो हमारे पास वर्कर काम करता है ना, उनकी फोटो है। हाँ, ठीक है,
ये हमारे पास काम करते हैं, जरूरी नहीं है 10 ही बनाओ, हाँ समझ जाना। देखो ये हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। और एक आदमी है ना यहाँ पे, एक है इनका बॉस, एक क्या है बॉस, बॉस को थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है। ये बॉस क्या कर रहा है, इनको सुपरवाइज कर रहा है, ऐसे काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है। खुद नहीं बना रहा है, ये बना तो कौन रहा है, ये टेबल बना रहे हैं, ये बॉस तो क्या कर रहा है, इनको सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। और एक है हमारा, एक बंदा और है जो यहाँ पे बैठा है, वो क्या करता है, वो इनकी अटेंडेंस लेता है और क्या करता है, गेट कीपर है, गेट पे बैठा है, ठीक है। गेट पे बैठा है, गेट इसको लिख लेते हैं गेट कीपर, गेट कीपर। अब देखो भाई, ये जो वर्कर है ये क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। ये कौन है, ये सुपरवाइजर है, क्या नाम इसका, सुपरवाइजर। तो ये सुपरवाइजर क्या कर रहा है, इनको मैनेज कर, कंट्रोल कर रहा है। और गेट कीपर क्या करते हैं, इनका अटेंडेंस लेते हैं और गेट पे बैठा रहता है, पहरेदारी करता है। अब टेबल बन रही है, सब बहुत सारी टेबल बन रही है। अब सपोज करो, मैं एग्जांपल बात करूं, हम इनको 5-5 हजार रुपए सैलरी देते हैं। ये सारे वर्कर को हम कितनी 5-5 हजार रुपए वेजेज देते हैं, सैलरी देते हैं, जो कुछ भी देते हैं। इसको सुपरवाइजर को हम 10,000 रुपए देते हैं और गेट कीपर को हम 3,000 रुपए देते हैं। ये क्या रेम्यूनरेशन हो गया। अब मुझे ये बताना है आपको कि इसमें से डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी। तो देखो प्रोडक्ट टेबल कौन बना रहे हैं, ये वर्कर बना रहा है। तो वर्कर को जो भी वेजेस दिया जाएगी ना, वर्कर को जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, वो अब जैसे 10 वर्कर है और एक वर्कर को 5,000 दे रहे हैं, 10 वर्कर को 50,000, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। आएगा समझ में। और ये बंदा सुपरवाइजर और ये बंदा गेट कीपर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये टेबल बना नहीं रहे, ये मतलब प्रोडक्ट बना नहीं रहे, ठीक है। ये तो सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, ये गेट कीपर का काम कर रहा है, ये अपने हाथों से टेबल नहीं बना रहे, ठीक है। तो इनको जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है ना 13,000, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर। दोनों समझ में आए, एग्जांपल डायरेक्ट लेबर भी और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो 13 इस 10,000 और 3,000 सुपरवाइजर का रेम्यूनरेशन और गेट कीपर का रेम्यूनरेशन, ये क्या हो जाएगा, हमारी इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ में आई, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष श्रम, ठीक है जी। लिख देते हैं, यही बात जो बोली है। जो वर्कर प्रोडक्ट को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। उनको उनका रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। आई बात समझ में यहाँ तक। जैसे सुपरवाइजर, गेट कीपर, ठीक है। गेट कीपर की सैलरी जो सुपरवाइजर कर रहा है, सुपरवाइजर को दूसरा नाम फोरमैन की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर होता है सेल्स लिंक के जो एम्प्लॉय उनकी सैलरी, ये सब क्या होते हैं, मैनेजर की सैलरी। ये सारी बातें इसमें आगे इनडायरेक्ट आएगा। समझ यहाँ तक
डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर समझ में आया। नोट पे बुक तक यहाँ तक। नोट कर लिया। अब अगला जो हमारा एलिमेंट्स है, अगला एलिमेंट्स कौन सा हमारा बताना। जो तीसरा एलिमेंट है वो ये है एक्शन सीरीज। ठीक है, अब जैसे भाई हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, अच्छा मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री, फैक्ट्री कारखाना। कारखाने क्या होता है? तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है ना, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इसकी फैक्ट्री की वो ये है, कोई भी एक ऐसा स्थान जिसकी एक चार दीवारी हो, ठीक है, इसको डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, जिसकी एक चार दीवारी हो, जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, और किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं, तो ये हमारी क्या होती है? फैक्ट्री होगी। आएगा समझ में? जरूर नहीं है ऊपर छत होना, ठीक है, एक बंद स्थान है बेचारा, वो क्या हो गया? हमारे फैक्ट्री हो गई। अब फैक्ट्री से ये बना ना, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वहां पर क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें बनती है, वो फैक्ट्री नहीं होती। छोटा मोटा प्रोडक्ट बना है, वो भी फैक्ट्री होती है। क्लियर हो? अब बात करते हैं एक्शन से। भाई फैक्ट्री का जो रेंट हो गया, लाइटिंग के एक्शन से हो गए, फैक्ट्री में कुछ मशीनें लगी हुई, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, रॉयल्टी हो गई, ये सारे क्या होते हैं? एक्शन से होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूं एक्शन से, जैसे रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? ठीक, रॉयल्टी क्या होती है? तो रॉयल्टी का एग्जांपल भाई, हम किसी का पेटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने मार्कर बनाया, सबसे पहले किसी ने मार्कर बनाया और मार्कर बनाकर अपना उसमें पेटेंट करवा लिया मार्कर का। तो अब अगर हम मार्कर बना रहे हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा? पेटेंट के लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, हम किसी बुक उसकी ऑथर की बुक छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करके बेच रहे हैं, तो हम ऑथर को क्या देते हैं? रॉयल्टी देते हैं। आई बात समझ में? ये होती है रॉयल्टी। लाइटिंग एक्शन से, ठीक है, ये कैरीज इनवर्ड, आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, ये सारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, दो तरह के होते हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ये लिख लो पहले, इसको कर देते हैं कौन कौन से दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं।
पहला वही डायरेक्ट, कौन सा, अब तो अच्छे से याद हो गया कि सबको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटना है, डायरेक्ट एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सचेंज। तो डायरेक्ट एक्सचेंज क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सचेंज क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब जैसे मार्कर का मैंने जो एग्जांपल दिया, एक मार्कर अगर हम बना रहे हैं तो किसी ने सबसे पहले मार्कर बनाया होगा तो उसको हम रॉयल्टी दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, इसके एग्जांपल ही लिख रहे हैं, इसकी इसमें रॉयल्टी, ठीक है। सपोज करो हम हमारी बिल्डिंग में केवल मार्कर बना रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का फैक्ट्री रेंट भी किस में आ जाएगा, डायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन होगा ना, और डेप्रिसिएशन ये किस में आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? और क्या जाएगा भाई, हम अगर कोई जैसे कोई ऐसा चीज बना रहे हैं जो फाक्चों में बनाई जाती है, फ्रेम में बनाई जाती है, तो फ्रेम वगैरह जो हो गए मॉडल्स, ये क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सचेंज हो गए। अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सचेंज क्या होते हैं। और जैसे सपोज करो हम हमारी बिल्डिंग या फैक्ट्री की बिल्डिंग, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे हम बहुत सारे बुक भी बना रहे हैं, टेबल भी बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, तो फैक्ट्री के रेट को सब पे लागू नहीं किया जा सकता ना, तो एक पे लागू नहीं किया जा सकता, किसी एक प्रोडक्ट पे सब पे किया जाता है, वो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो फैक्ट्री रेट यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, जैसे एक मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। लाइटिंग एक्सचेंज, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, लाइटिंग हो गई सारे, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सचेंज। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। ऑफिस के जो भी एक्सचेंज होते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सचेंज होते हैं। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। कोस्ट के कितने एलिमेंट, 3, कौन सा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, वो सॉरी एक्सचेंज, मटेरियल, लेबर और एक्सचेंज। मटेरियल कितने प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर कितने प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सचेंज कितने प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब बाकी पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।